So to be part of our podcast, you can WhatsApp us on our number 8588878175 और ये पॉडकास्ट हर शनिवार शाम 7 बजे CCN डिजिटल 24/7 चैनल नंबर 310 पे दिखाया जाएगा and on Monday it will be released on YouTube. So do subscribe our YouTube channel also. It is in the name of CCN Digital 24/7. 2050 तक more than 50% of students will need glasses. अभी तक रिसर्च ने कोई दवाई प्रूव नहीं की जो कि मोतियाबिंद को ख़त्म कर सके या काट सके, और निकट भविष्य में ऐसी कोई दवाई आती दिख भी नहीं रही। बच्चों को टीवी देखने के से ना रोकें, मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकें। किस एज से उन्हें बच्चों को मोबाइल पकड़ाना चाहिए हाथ में? 1-1.5 साल के बच्चों को तो मोबाइल बिल्कुल ना दें, खासकर उनको ऐसी कोई डिपेंडेंसी ना डाल दे कि हाँ भाई बच्चा आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि मोबाइल चलाओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये जो बच्चा जो ब्लैकमेल कर रहा है ना आपको और आप हो रहे हैं, ये दोनों समस्या है। सब प्रदूषण से होने वाली आंखों की एलर्जी, इसका मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य तौर पे 5 लक्षण है पॉल्यूशन के: लाली, खुजली, पानी आना, सूजन आना और धुंधलापन होना। नशा करना कितना आंखों को नुकसान पहुंचाता है? जो नशा करते हैं लोग, उनकी ब्लिंकिंग कम हो जाती है, उनकी आंखों के अंदर रेटिना पे नुकसान होने का चांस होता है, कभी कभी काला मोतिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस ऐसे करके, मतलब 100 पीसेज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस किसी आई सर्जन ने रिमूव करे थे। हाँ, कोई 100 कॉन्टैक्ट लेंस तो लगा नहीं सकता कोई जी, लेकिन ये कि हाँ ऐसे बहुत के साथ है कि एक कॉन्टैक्ट लेंस आंख में कोने पे मुड़ के उधर पड़ा है तो दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया, राइट सर, फिर कोई चला गया। हाँ, तो एक 8-10 कॉन्टैक्ट लेंस तक आंख में कैपेसिटी होती है कि वो जाके अड़ सकता है वहाँ पे। सर मोतियाबिंद देखा जाए तो बहुत कॉमन केस हो गया आजकल, तो क्या ये सिर्फ बुजुर्गों के अंदर होता है या फिर यंग एज के अंदर भी ये मौजूद है? कोई भी एज इम्यून नहीं है मोतियाबिंद से। कभी कभी बच्चे को कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है, वो पैदा होता है, बच्चे को मोतियाबिंद हो सकता है। क्या आप बताना चाहेंगे ये क्या है Z8 क्लियर? तो एक तरह से बिना फ्लैप के, बिना कट लगे, बिना दर्द के आपका चश्मा हट जाता है। कई लोग सुबह उठते ही एकदम से मोबाइल सामने रख देते हैं और रात में सोने से पहले मोबाइल देखेंगे फिर सोएंगे, तो क्या इसका कोई टाइम पीरियड है? सुबह उठने के बाद आधे घंटे के लिए और रात को सोने से पहले आधे घंटे के लिए अगर आप मोबाइल नहीं उठाएंगे तो अपनी आंखों के ऊपर बहुत बड़ा आपने एहसान कर दिया। आइज़ की प्रॉब्लम को अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो पता लगाएं कि नहीं अब इनको प्रॉब्लम चालू हो गई है, अब डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए? आपको लगता है कि मुझे लगता है कि ये बल्ब पहले कल अचानक वोल्टेज ज़्यादा थी, कम दिखने लगी है। राइट। आपको लगता है कि अचानक कि पहले मुझे दिन में और रात में अच्छा दिखता था, अब दिन में दिक्कत होने लगी है, रात शाम को ठीक दिख रहा है, या उल्टा होता है कि दिन में अच्छा दिख रहा है, शाम को कम दिखने लगा है। जी, तो विजन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, राइट। तुरंत आंखों की जांच होनी चाहिए। सर कई देशों की गवर्नमेंट ने ऐसे रूल निकाले हैं कि छोटे बच्चों की आई साइट ये सब उन्हें कोई इश्यूज़ ना क्रिएट हो ड्यू टू एक्सेसिव मोबाइल और एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़। तो क्या आपकी क्या राय है इंडियन गवर्नमेंट को, लाइक टू द पीपल इन पावर इन इंडिया? ये स्टेप बहुत अच्छा होगा और मैं तो गवर्नमेंट को बोलूँगा कि अगर ये इस चीज़ को रूल बना देंगे, क्योंकि पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं मानते हैं, राइट। तो इफ़ इट बिकम्स अ रूल तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि 12 साल की उम्र तक ना हमारा ब्रेन की प्लास्टिसिटी अच्छी होती है, ब्रेन सीख रहा होता है, हेल्दी चीज़ों पे ध्यान दें। अगर सोशल मीडिया बैन होगा तो अपने आप बच्चे बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलना शुरू करेंगे, तो इट विल बी वेरी पॉजिटिव स्टेप। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ CCN डिजिटल। टुडे हमारे साथ में एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि एक सफ़र, एक सोच, एक नई सोच और एक प्रेरणा है। डॉक्टर सर 2 हाथों से यूज़ करके सर्जरी कर लेते हैं। ये वर्ल्ड में फर्स्ट एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगा। मैंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं सुना कि सर्जरी के दौरान कोई 2 हाथों से सर्जरी भी कर लेते हैं। सर जाने माने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित डॉक्टर हैं और साथ ही TEDx पे टॉक्स भी दे चुके हैं अपने बारे में। सर आप बताना चाहेंगे जनता को कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे करी एज अ आई सर्जन? थैंक यू मंग जी फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड येस, एज यू राइटली सेड कि जो मेरी एक यूनिक अचीवमेंट है, दोनों हाथों से सर्जरी करना। एक्चुअली सर्जरी दोनों हाथों से ही की जाती है, बट जनरली एक हाथ डोमिनेंट होता है। तो जो मैंने एक्वायर किया है वो एम्बीडेक्सटेरिटी, राइट। लाइक दोनों हाथों से इंडिपेंडेंटली अलग अलग चेंज करके सर्जरी कर सकता हूँ। जनरली कोई राइट हैंड से सर्जरी करता है तो उसका मेन
डोमिनेंट हैंड राइट हैंड रहता है, मेन इंस्ट्रूमेंट राइट हैंड में रहता है और लेफ्ट हैंड सपोर्ट करता है हर सिचुएशन में, चाहे सर्जरी कोई भी आँख में हो, राइट आई हो, लेफ्ट आई हो, किसी भी एंगल से हो। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक तरह से हमें लिमिट बांध देता है, हमें एक तरह से बाधित कर देता है एक जोन में सर्जरी करने के लिए। जैसे एक क्रिकेट फील्ड होती है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे क्रिकेट फील्ड में होता है, एक समय में था जब पुराने क्रिकेटर्स होते तो राइट हैंडेड बैट्समैन होता था या लेफ्ट हैंडेड होता था। राइट। टेस्ट मैच में चल जाता था क्योंकि बॉलें अनगिनत होती थी, एक ख़राब बॉल की वेट करके शॉट मार सकते थे। लेकिन अब T20 का ज़माना है, आप देखते हैं कि अब मिस्टर 360 डिग्री बैट्समैन आ गए हैं। जैसे AB डिविलियर्स है, सूर्य कुमार यादव है, अब आप वैभव सूर्यवंशी देख रहे हैं, नई जनरेशन आ रहे हैं। और उन सबके अंदर खूबी क्या है कि वो स्विच करके साइड बदल लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट दे यूज बोथ साइड्स। राइट। क्योंकि जब एक बॉल पे 2 या 3 रन बनाने का प्रेशर होता है तो कुछ नया करना होता है जी। तो हमारी फील्ड में भी क्या हो रहा है सर्जरी में कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, नए नए तरह के लेंस आ रहे हैं। तो हमें अब एक चैलेंज बढ़ता जा रहा है कि हमें केवल मोतियाबिंद नहीं निकालना, हमें सर्जरी करके एक प्रिसाइज रिजल्ट देना है। और रिजल्ट में क्या है कि चश्मे का नंबर हमें मिनिमाइज़ करना है। तो अब ऐसे में ज़रूरी होता है, जैसे आपने देखा हमारी कॉर्नर की जो पुतली है गोल है, अब कभी हमें जो होल बनाना होता है साइड से बनाना है, कभी ऊपर से बनाना है, कभी अंदर के साइड से। तो किस एंगल पे, जैसे डिग्री होती है एस्टिग्मेटिज्म की 0 से लेके 180 डिग्री तक, किस एंगल पे इंसिजन बनाना है, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि मैं लोकेशन के हिसाब से राइट या लेफ्ट हैंड यूज़ करके डिज़ायर्ड प्लेन में एक तरह से आँख में इंसिजन दे सकता हूँ और उससे सर्जरी जो होती है उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर आते हैं। जी सर, जैसे कि आपकी सफ़र की शुरुआत 20 साल पहले हुई एंड आपने श्रेया आई सेंटर की शुरुआत करी, तो कैसे आपको थॉट आया? यू आर अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर इन योर फैमिली आई थिंक, सो सर कैसे आपका थॉट आया कि यू हैव टू बिकम एन आई सर्जन इन फ्यूचर? सो देखिए, पहली बात, मैं एक बहुत ही हम्बल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पेरेंट्स बिजनेस में थे, बहुत सिंपल बिजनेस में थे। बहुत टफ टाइम से मैंने बहुत देखा है कि वो पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा है फाइनेंशियली। और पर बचपन से एक इंटरेस्ट था कुछ अलग करने का, पढ़ाई में इंटरेस्ट आया। पेरेंट्स चाहते थे कि आप इंजीनियर बनो, पर मेरा इंटरेस्ट कहीं ऐसी चीज़ में था जहाँ से हाथ से कुछ कर सकूँ मैं। जी। तो जब मेडिकल में एडमिशन हो गया, कुछ किस्मत अच्छी थी, कुछ मेहनत अच्छी थी कि मेरा दोनों मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में एडमिशन हुआ। पर फिर मैंने मेडिकल चूज़ किया 30 साल पहले 94 में। और जब डॉक्टर बन के मैं निकला तो मेरी एक सोच थी कि मुझे माइक्रो सर्जरी करनी है जिसमें थोड़ा आर्ट इन्वॉल्व हो। आर्टिस्टिक माइंड था शुरू से। फिर मैं ऑफ्थल्मोलॉजी करके आई सर्जन बना और मैंने अलग अलग जगह से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करी, फेलोशिप करी। और फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अपना काम करना है, क्योंकि अपने काम में जो आज़ादी थी, जो मुझे क्रिएटिविटी है या कुछ नया करने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो अपने काम में एक फ्रीडम होती है। और अब 20 साल की जर्नी में आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जो एक मेरे लिए बहुत ही, मुड़ के देखता हूँ तो एक सफलतापूर्ण एक जर्नी रही है। और आज हमारा श्रेया सेंटर का नाम ईस्ट दिल्ली में एक पॉपुलर ब्रांड के रूप में जाना जाता है, लोगों का विश्वास जुड़ा है। और अब जो ये जो आयाम हासिल किया है मैंने एम्बीडेक्सटेरिटी से और नई इनोवेशंस, इसको लेके मुझे बहुत ही एक संतुष्टि मिलती है। जी, डॉक्टर्स की लाइफ अक्सर देखा जाता है बहुत ज़्यादा हार्ड और एक तरीके से क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग आई मस्ट से होती है, जिसके अंदर वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं रह जाता है, वो अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? मंग जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट वेन एवर आई स्पीक इन माई मोटिवेशनल टॉक्स, मोस्ट पीपल गेट सरप्राइज व्हाट आई से। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस इज एक्चुअली इल्यूजन। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। इट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि वर्क उनके लिए केवल एक पैसा कमाने का जरिया है। तो मैं युवा लोगों से कहना चाहूँगा, जब भी हम अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो हमें ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जो करने में हमें मज़ा आए, कि जब हम सुबह उठे तो लगे हाँ आज मुझे ये काम करना है और मुझे मज़ा आएगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं आमतौर पे दिन में 12-13 घंटे काम करता हूँ और लोग कहते हैं जी वर्क लाइफ बैलेंस तो है ही नहीं, आप तो 13-14 घंटे काम करते हो। तो मेरे दिनचर्या में क्या है, मैं सुबह ओपीडी करता हूँ, फिर 3-4 घंटे मेरा ऑपरेशन थिएटर होता है और फिर शाम को 3 घंटे ओपीडी करता हूँ। अब लोग कहते हैं मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं तो 7 ही घंटे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो ओपीडी है वो मुझे एक नॉर्मल काम लगता है। लेकिन जो सर्जरी का टाइम है मेरा 4 घंटे का, वो मेरा एक पैशन है जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम अपने प्रोफेशन और पैशन को कंबाइन कर दें तो जो मैं 4 घंटे ऑपरेशन थिएटर में दे रहा हूँ वो मैं वो टाइम काम में नहीं मानता हूँ, मैं अपनी हॉबी पूरी कर रहा हूँ, पैशन पूरा कर रहा हूँ। जब मेरा हॉबी का काम उसमें निकल गया तो जो मेरा समय बचा है सुबह शाम वो फैमिली के लिए। जी जी जी। तो देखिए, हमें काम करना है, फैमिली को टाइम देना है, पर्सनल एंजॉय करना है, हेल्थ के लिए टाइम देना है।
तो अगर हम 4 चीज़ों में से 2 चीज़ों को कंबाइन कर दें तो वर्क लाइफ बैलेंस, सो कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत आसान हो जाता है। तो आपकी ये सजेशन है कि उसे एज अ पैशन देखें रादर देन वर्क। हाँ, उससे चीज़ें ईजियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आप Right. इसको एंजॉय कर रहे हैं तो वाई शुड यू काउंट इट इन वर्क? राइट। सी आप अब आप ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर एंजॉइंग इट, अगर इफ़ यू आर वर्किंग डूइंग इट फॉर योर प्रोफेशनल कमर्शियल सेटिस्फैक्शन, येस इट बिकम्स वर्क। राइट। बट इफ़ यू आर एंजॉइंग इट, और आप ये काम को अपना ये मान सकते हैं मैंने शौक पूरा किया है, राइट। तो साइकोलॉजिकली इट गिव्स यू अ लेवरेज। आपको ऐसे लगेगा 24 में से आपने एक्चुअली 26 घंटे आपको मिल गए। तो सर जैसा कि आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं और आपने काफ़ी इनोवेशंस भी करे हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे किसके रिगार्डिंग? देखिए ऐसे है कि जैसे कैटरेक्ट सर्जरी एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली डन सर्जरी है हमारी ह्यूमन बॉडी पे, राइट। और कैटरेक्ट सर्जरी में एक लिमिट के आगे एक ठहराव सा महसूस हो रहा था मुझे, और जब से मैंने एम्बीडेक्स्ट्रिटी डेवलप की है तो मैंने उसी पे बेस्ड कुछ ऐसी इनोवेशंस करी हैं जिसका फ़ायदा कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट में बहुत होता है। जी। जैसे एक कैटरेक्ट होता है पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट, राइट। जो वो मोतियाबिंद जो है वो हमारी एक पोस्टीरियर कैप्सूल जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें बचानी होती है ऑपरेशन के समय, उस पर चिपका होता है। जी। और जब पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट होता है तो एक रिस्क होता है कि वो झिल्ली फट सकती है और मोतियाबिंद पीछे गिर सकता है। तो जो मेरी एम्बीडेक्स्ट्रस टेक्नोलॉजी है उसी पे बेस्ड मैंने एक डबल टनल एम्बीडेक्स्ट्रस फेको टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, आविष्कार किया है, जिसमें कि एक तरह से बिना कैटरेक्ट को मिनिमल, मतलब बिना हिलाए, राइट। एक तरह ना रोटेट किया जाता है ना उसमें प्रेशर डाला जाता है, जी। उसके राइट एंट्री और लेफ्ट एंट्री 2 एंट्री बना के उसको क्रैक करके सेफली बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक न्यूक्लियस ड्रॉप कॉम्प्लिकेशन होती थी पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट में, उसका रिस्क इस टेक्निक में लेस देन 1% हो गया है। ओके। और एक और हम समस्या आती थी पोस्टीरियर कैटरेक्ट के अलावा, इंट्यूमेसेंट कैटरेक्ट। जैसे हम एक पके हुए मोतियाबिंद पे आपने सवाल पूछा, जब मोतियाबिंद पक जाता है ना तो पकने के बाद क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आम पक गया, जी। पकने के बाद वो पिलपला हो जाता है। राइट। तो ऐसे इंट्यूमेसेंट कैटरेक्ट होता है कि मोतियाबिंद पक गया फिर पिलपला हो जाता है, उस केस में भी झिल्ली फटने के चांस होते हैं। जी। तो उसके लिए मैंने एक टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी है जिसे बोलते हैं बाई मैनुअल विस्कोलेस वैक्यूरेक्सिस, राइट। जो पब्लिश भी होने वाले हमारे जर्नल्स में। उसमें क्या होता है कि हम एक जेली यूज़ करते हैं जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, और जेली की वजह से कभी कभी वो फट जाता है मोतियाबिंद। राइट। तो मैंने जो बाई मैनुअल एम्बीडेक्स्ट्रिटी पे बेस्ड भी है वो, उसमें एक टेक्निक होती है जिससे कि उसको सावधानी से निकाला जाता है। तो एक अर्जेंटीनियन फ्लैग साइन एक कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है, उसके होने के रिस्क इसमें लेस देन 1% हो गया है। तो ये जो 2 टेक्निक है जी। इसने मतलब एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को बहुत सिंपल बना दिया है। इसके अलावा मैंने एक इंस्ट्रूमेंट भी एक डॉक्टर राकेश गुप्ता चॉपर शील्ड के नाम से इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे नाम पे रिलीज़ हुआ है, वो भी इन्वेंट किया है। जी। तो अब इसके साथ साथ क्योंकि ये नई टेक्निक है तो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरनेशनली मुझे लोग अप्रोच करते हैं, तो उनको मैं ट्रेनिंग भी अब देना शुरू किया है, जी। ताकि जो कैटरेक्ट सर्जरी को एक नए लेवल पे, नए आयाम पे उसकी सेफ्टी को, उसके प्रिसीजन को पहुंचाया जा सके। लोगों की आइज़ का कलर, कई लोगों का ब्लू होता है, कई लोगों का ब्लैक होता है, कई लोगों का ब्राउन होता है। सो व्हाई डज इट हैपन? इज इट डीएनए और व्हाट? देखिए हमारे ना आंखों में एक पार्ट होता है आइरिस। जैसे आप कैमरा है, अब जैसे अभी कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें शटर होता है, हम जी। लाइट के अमाउंट के हिसाब से शटर छोटा बड़ा होता है। जी। आपने देखा होगा मोबाइल में दोस्तों, जब आप रात को फ़ोटो खींचते हैं तो शटर देर तक खुले रहता है कुछ सेकंड्स के लिए, राइट। और जब ब्राइट लाइट में क्लिक एकदम हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी आंखों में क्या होता है, ब्राइट लाइट में रोशनी कम जाए उसके लिए, और कम रोशनी में ज़्यादा जाए तो एक होल छोटा बड़ा होते रहता है। जी। वो होल छोटा बड़ा करने के टिश्यू को बोलते हैं आइरिस, और उसी के अंदर एक पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट का कलर हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। ओके। जैसे हमारे इंडियंस की ज़्यादातर डार्क ब्राउन आइरिस होते हैं, राइट। वेस्टर्न पॉपुलेशन की बात करें तो उनको थोड़ा ब्लू आइज होते हैं या लाइट ब्राउन होते हैं। तो ये इसका कलर डिपेंड करता है, जैसे हमारी स्किन की तरह, जैसे हमारी स्किन किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी की वाइट है, किसी की गेहुआ रंग है, उसी प्रकार हमारी आंखों के उस टिश्यू का जो रंग है वो रिफ्लेक्ट करने से किसी का ब्लू, किसी का लाइट ब्राउन, किसी का ग्रे, किसी का ब्लैक नज़र आता है। जी। आजकल जो युवा पीढ़ी है ये जल्दी, मतलब बहुत जल्दी दौड़ते हैं और जल्दी थक भी जाते हैं। एग्जैक्टली। राइट सर। तो कई लोग का सपना होता है टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन वो क्या है, जल्दबाजी के अंदर ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, फिर थोड़ा टाइम वर्क करेंगे उस पर और थक के फिर छोड़ देते हैं बीच में। कहीं ना कहीं एनजाइटी हो जाती है, बर्नआउट सेंसेशन हो जाता है कि नहीं, आई कांट कंटिन्यू। तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? बड़ा अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन हमारे समाज में। देखिए हमारे भारतवर्ष में, इनफैक्ट वर्ल्ड में, जी। पॉपुलेशन हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन हर फील्ड में है।
लोग कहते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत टफ है, क्योंकि जाहिर तौर पे इसमें क्या है कि आपका 10-12 साल की पढ़ाई है और जो इनकम है वो लेट स्टार्ट होती है। जी। ठीक है। और लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, क्योंकि साइंस लेके जो लोग मेडिकल करते हैं तो उनके कंटेम्प्रेरीज इंजीनियरिंग में जा रहे होते हैं या बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो उस फील्ड में जाते हैं जहाँ 4-5 साल बाद इनकम शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी फील्ड में क्या होता है कि 10-12 साल बाद शुरू होती है। लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि हमारी फील्ड में एक बार वो 10-12 साल निकालने के बाद इनकम की स्लो स्टार्ट होती है, लो स्टार्ट होती है, बट एवर राइजिंग है, ग्राफ इज़ एवर राइजिंग। जी। आप 80-90 साल के होके भी आप यू कैन कीप अर्निंग, यू कैन कीप एंजॉइंग योर प्रोफेशन। जी। वाइल इन अदर फील्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है, उसमें आप अगर गूगल भी करेंगे, चैट जीपीटी पे डालेंगे, तो शुरू में एक क्विक इनकम होती है, 4-5 साल बाद पैकेज मिल के शुरू हो जाता है, लेकिन क्या एक अनसर्टेनिटी होती है, ले ऑफ होते हैं। तो दोनों फील्ड के अपने अपने एडवांटेज हैं। तो मेरा क्या मानना है, युवा पीढ़ी को मैं सलाह दूंगा कि आप ये देखिए आपको क्या करना पसंद है। अगर आपको कंप्यूटर बैठ के कोडिंग करना पसंद है, आपको एआई पसंद है, रोबोटिक्स पसंद है, तो बिल्कुल इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन अगर आप ह्यूमन बॉडी को पसंद करते हैं, बायोलॉजी को पसंद करते हैं, आपको एक ह्यूमन टच, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, एक ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर बन के पेशेंट्स का भला करके मुझे अच्छा लगता है, और सिर्फ भला नहीं, आपकी अर्निंग भी करनी है। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर का काम तो एक नोबल प्रोफेशन है, सिर्फ उनको सेवा करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी एक इंसान होता है, उसकी भी फैमिली होती है, उसकी भी ज़रूरतें होती है पैसे की, और वो सारी ज़रूरतें समय के साथ पूरी होती है। शुरू में कम होता है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो जब आप लॉन्गर जर्नी देखेंगे, 40-50 साल का फ्यूचर देख के चलते हैं, तो मुझे लगता है आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं उनको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि लाइक मेडिकल प्रोफेशन इज़ लाइक मैराथन। राइट। ठीक है ना। तो शुरू में स्लो चलना होता है, धीरे धीरे यू हैव टू कवर दैट दोस 41 किलोमीटर्स इन और माइल्स इन मैराथन। राइट। बट जब आप धीरे धीरे आगे जाते हैं तो जो ग्रेटिफिकेशन मिलती है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, और सबसे बड़ी बात है हमारा प्रोफेशन रिसेशन से प्रूफ है, कितना ही आए। तो देर आर प्रोज एंड मेडिकल कॉन्स। सर्विसेज वो तो ऑलवेज, मतलब देयर इज अ डिमांड इन देयर इज अ डिमांड। सी, Right. पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, जो मिडिल क्लास का जो संख्या बढ़ती जा रही है, जी। पीपल आर इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ते जा रहा है, Right. और लोगों में अवेयरनेस है। दे वांट, दे आर केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में जाने लगे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप डॉक्टर बनने के लिए आप प्लान कर रहे हैं या बन गए हैं, तो यस, कठिन समय आता है, सबकी लाइफ में आता है। मेडिकल प्रोफेशन में ड्यूरिंग एमबीबीएस या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में स्ट्रेस आता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप 20 साल बाद, 30 साल बाद की जर्नी देखिए, किसी भी डॉक्टर की जर्नी देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत अच्छा समय है, जी। और फ्यूचर में जो सिक्योरिटी है इस प्रोफेशन में बहुत अच्छी है। जी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर सोचते हैं मुझे पैसा कमाने आना है, जी। कई लोग क्या सोचते हैं कि अरे एक वो फलां डॉक्टर है, वो देखो कितना सक्सेसफुल है, राइट। पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा ऐसे डॉक्टर बन जाओ। राइट। अब देखिए, जैसे एक तेंदुलकर है, वो सक्सेसफुल हुए, लोग भूल जाते कितने लोगों ने क्रिकेट में अपना कैरियर बना के वहाँ नहीं पहुँच पाए। हर कोई तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, हर कोई बॉलीवुड में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। बट अगर आपका पैशन है तो ज़रूर आप कोशिश कर सकते हैं, और सिर्फ टॉप लेवल पे मत देखिए कि हाँ भाई अगर उस डॉक्टर के जितना नहीं बनाया या उस हीरो जैसे नहीं बन पाए, जी। बाकी लेवल पे भी सेटिस्फेक्शन होता है। जी। तो यू शुड लर्न व्हाट इज़ योर पोटेंशियल इज़, एंड आपको लगना चाहिए क्या आपकी क्षमता है, क्या आपका बैकग्राउंड है, और आपने कहाँ से शुरुआत की है। तो अपने अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो इट इज़ अ वंडरफुल प्रोफेशन। अक्सर लोग कहते हैं कि स्ट्रेस से बचो। काफ़ी वो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि बर्नआउट हो जाता है, एंजाइटी है काफ़ी आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी के अंदर, तो उससे कैसे आप रिकमेंड क्या करेंगे लोगों को? देखिए मैंग जी, मैं कहूँगा स्ट्रेस से बचने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली हमारे समाज में ना स्ट्रेस वर्ड को बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखिए, स्ट्रेस किसको होता है? जिसके पास दिमाग है उसको स्ट्रेस होता है। जी। ठीक है ना। तो स्ट्रेस इज़ नॉर्मल थिंग। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा, आग कैसी चीज़ है? फायर। शुड वी प्ले विथ फायर और नॉट? नॉट। बट जितने भी किचन में जो काम कर रहे होते हैं वो फायर से तो खेल रहे हैं, राइट सर। गैस पे जल रही है। जैसे फायर इज़ नॉट बैड, नॉट गुड। इफ़ यू नो हाउ टू प्ले विथ फायर तो किचन में उसे खेला जाता है। आपके गाड़ी के इंजन में भी फायर हो रही है। जी। तो फायर इज़ नॉट बैड एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू मैनेज विद द फायर इन दैट डोमेन ऑफ योर लाइफ। राइट। स्ट्रेस इज़ नॉट बैड। स्ट्रेस में तो लोग आके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जब प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस होगा, जब भी तो सॉल्यूशन निकलेगा। जी। ठीक है। तो स्ट्रेस इज़ नॉट बैड। तो पहली बात, स्ट्रेस से बचने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना है हम सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। सबका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेसिटी अलग अलग होती है। हम जब अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेसिटी तक स्ट्रेस ले रहे हैं
तो वो प्रोडक्टिव है, आपको ग्रोथ दे रहा है, आपकी इनकम बढ़ा रहा है, आपका नाम फैला रहा है, ठीक है, रिसर्च हो रही है, नई नई चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन जब आप स्ट्रेस लेते हैं बियॉन्ड योर कैपेसिटी, देन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो स्ट्रेस नहीं लेना, और स्ट्रेस कौन जानबूझ के कौन लेता है? जी। स्ट्रेस तो लाइफ हमें देती है, तो वी शुड लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इज़ लाइक हम जो भी हमारे साथ सब कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो स्ट्रेस से भागने की कोशिश ना करें। स्ट्रेस सामने आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका सामना करिए। जब आप सामना करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आपको लग रहा है कि नहीं, स्ट्रेस आपकी हेल्थ पे असर डाल रहा है, तो वहाँ पे आपको इमीडिएटली सारी इंपॉर्टेंट बातों को छोड़ के अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। स्ट्रेस हेल्थ पे कब नुकसान करता है? जब आप स्ट्रेस को अलाउ, अपनी हेल्थ को इग्नोर करके, किसी को बिजनेस की टेंशन है, लॉस हो रहा है, कोई पढ़ाई में एग्जाम में फेल हो रहा है, या पढ़ नहीं पा रहा है, कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा, जी। जैसे ही वो स्ट्रेस आपकी बॉडी को नुकसान करना शुरू करता है, तो सबसे बड़ा आपको समझना है कि बॉडी को बचाने के लिए वो सारी चीज़ें बेकार है। ना वो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ना वो पैसा इंपॉर्टेंट है, ना वो कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं जब आपकी हेल्थ पे असर आ रहा है। तो स्ट्रेस को पॉजिटिवली अगर आप लेना शुरू करेंगे, तो आई थिंक इट विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, मोर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस, और समस्या खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। सर, कई देशों की गवर्नमेंट ने ऐसे रूल निकाले हैं कि छोटे बच्चों की आईसाइट, ये सब, उन्हें कोई इश्यूज ना क्रिएट हो ड्यू टू एक्सेसिव मोबाइल और एनी हाँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़। तो क्या आपकी क्या राय है इंडियन गवर्नमेंट को, लाइक टू द पीपल इन पावर इन इंडिया? आई थिंक यू राइट। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने प्रोबेबली Right, sir. 12 ईयर से छोटे बच्चों के लिए जी सर। सोशल मीडिया बैन किया है। राइट। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देखिए, अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ देना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि 12 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया और से जितना हो सके दूर रखा जाए। क्योंकि क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया बच्चों को ओवर इन्फॉर्मेशन सिंड्रोम दे रहा है। और देखिए, कोई भी, जैसे कि अगर आप किसी को, आप सपोज आप 3 रोटी की आपको भूख है, आप 5 खा लेंगे तो बदहजमी हो जाएगी। छोटे बच्चों की माइंड की कैपेसिटी है इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की। जी। जो सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन लगातार आती रहती है ना, उनको कंफ्यूज कर देती है। और एक कंफ्यूज्ड बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा? तो ये, हालांकि ये बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप होगा, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और प्रोबेबली 1-2 कंट्रीज़ ने और लिया है। राइट सर। ये स्टेप बहुत अच्छा होगा, और मैं तो गवर्नमेंट को बोलूँगा कि अगर ये इस चीज़ को रूल बना देंगे, क्योंकि पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं मानते हैं, राइट। तो इफ़ इट बिकम्स अ रूल, तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि 12 साल की उम्र तक ना हमारा ब्रेन की प्लास्टिसिटी अच्छी होती है, ब्रेन सीख रहा होता है, हेल्दी चीज़ों पे ध्यान दें। आंखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, चश्मे का नंबर बढ़ने के चांस कम हो जाएंगे, ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होगी, उनको वो बहुत सारी वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स बच्चे कम करने लगे हैं, अगर सोशल मीडिया बैन होगा तो अपने आप बच्चे बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलना शुरू करेंगे। तो इट विल बी वेरी पॉजिटिव स्टेप। सर, एक ये भी चलन है, मतलब लोगों सोचते हैं इसके बारे में कि रीडिंग बुक्स और वॉचिंग अ मूवी ऑन अ फोन और समथिंग, दोनों में से कौन सा ज़्यादा आंखों को इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि देखिए, वो छोटे अक्षर लिखे होते हैं अक्सर ना, उसके अंदर ज़्यादा जोर लगता है। पड़ता है। तो बताएंगे सर? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये ना एक बड़ी एक अजीब सोच रही है हमारे समाज की। कोई भी चीज़ अगर हम इस दूरी पे कर रहे हैं, आंखों पे प्रेशर डाल रही है। अब वो चाहे मोबाइल पे आप मूवी देख रहे हो, चाहे व्हाट्सएप देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम देख रहे हैं, चाहे बुक पढ़ रहे हैं, जी। एवरीथिंग इज़ स्ट्रेस ऑन आई। राइट। और उस स्ट्रेस में हमारी आंखें बदलाव लेना शुरू करती है और नियर साइटेडनेस डेवलप कर लेती हैं। ठीक है। अब पेरेंट्स कभी कभी बड़े खुश होते हैं, बच्चा हमारा बुक पढ़ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मोबाइल पे कुछ कर रहा है तो गलत है। जी, दोनों ही गलत है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से बचा कैसे जाए। देखिए, बुक रीडिंग है, अब बुक रीडिंग आजकल लोग अगेन टैब पे करने लगे हैं। अब रीडिंग भी ज़रूरी है, हम ये बंद नहीं कर सकते। तो हमें ना बच्चों को जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे लोहे को लोहा काटता है, ऐसी टेक्नोलॉजी से आने वाली समस्या को टेक्नोलॉजी काट सकती है। राइट। जैसे बच्चा मोबाइल लगातार देख रहा है, तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अब उसी के रूम में एक स्मार्ट टीवी लगा दो और उसको स्क्रीन शेयरिंग कर दो। बच्चों को हैबिट डालो कि मोबाइल कनेक्ट कर दे स्क्रीन से, और वो देखिए अब जब स्क्रीन बड़ी होगी, दूर होगी, तो आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। कितना डिस्टेंस अक्सर बेनिफिशियल रहेगा फॉर द आईज? देखिए, अगर बच्चे को मोबाइल तो देखिए किसी भी आप करेंगे उस दूरी पे नुकसान करता ही है। राइट। टैब अगर थोड़ा उससे कम नुकसान करता है, लैपटॉप कम नुकसान करता है, लेकिन अगर एक टीवी की स्क्रीन आप बच्चे की वॉल पे डाल देते हैं जो 6-8 फुट की दूरी पे है, राइट। और बड़ी स्क्रीन होगी और उस पर आप स्क्रीन शेयरिंग कर देंगे, तो वो सबसे कम नुकसान करेगा। जी। बहुत पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को टीवी देखने से आंखों पे जोर पड़ता है, टीवी ना देखने दें, और फिर लेकिन वो बच्चों को मोबाइल करने दे रहे हैं।
तो देखिए टीवी जो है, जैसे पुराने ज़माने में जब जब सिर्फ टीवी हुआ करता तो बोलते थे टीवी से आंखों पे जोर पड़ता है, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन थी बाहर जाके खेलने की। राइट। उसके मुकाबले टीवी नुकसान करता था। लेकिन प्लीज़ ये समझिए कि अब ये जो टैब, लैपटॉप, मोबाइल, ये ज़्यादा नुकसान करते हैं और टीवी इसके मुकाबले बेहतर है। जी। तो ये मैं संदेश देना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि अब बच्चों को टीवी देखने के से ना रोकें, मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकें। और अगर मोबाइल छोड़ के वो टीवी पे अपना काम कर सकते हैं, जैसे होमवर्क आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे आप टीवी उससे कनेक्ट करके स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए या डेस्कटॉप पे बड़ी स्क्रीन लगा दीजिए। जी। उससे बच्चों की आंखों पे जोर कम पड़ेगा। जी। तो सर जैसे आपने कहा कठिन समय आता है, वैसे ही मैं उसको साथ में ऐड करूँगा एज अ शायरी कि कठिन समय के साथ में आंखों पे चश्मा भी आता है। बिल्कुल आता है। तो हमारे कई सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि वो चश्मा आंखों पे क्यों आता है? अगेन दिस ये एक बड़ा मेडिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आजकल ये एक पेंडेमिक आ रहा है। तो जी। जो मयंक जी आपने क्वेश्चन पूछा कि चश्मा क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा एक आंकड़ों के अनुसार, रिसर्च के अनुसार 2050 तक मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स विल नीड ग्लासेस। तो एक मायोपिया का पेंडेमिक आ रहा है। राइट। तो जो आपका स्पेसिफिक सवाल है क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो नियर डोमिनेट होती जा रही है। नियर डोमिनेट का मतलब क्या है कि सारा काम नज़दीक में हो रहा है, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप। और इंडोर डोमिनेंट है कि अब ज़्यादातर इंडोर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती नहीं है। राइट। ये दो आउटडोर एक्टिविटीज़ होने से डे लाइट का एक्सपोजर कम हो रहा है और लगातार नियर वर्क करने से आंखों पे जोर पड़ता है। ये दोनों ही फैक्टर मायोपिया को बढ़ाते हैं। जी। तो ये मायोपिया का बढ़ना एज ए आई स्पेशलिस्ट मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है और हम बहुत रिसर्च चल रही है इस पर और लकीली अब कुछ ट्रीटमेंट आ रहे हैं। ऑब्वियसली जब समस्या आती है, जो द नेसेसिटी इज़ द नीड फॉर इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मायोपिया का प्रोग्रेशन बढ़ रहा है, तो अब ऐसी रिसर्च भी आ रही है कि मायोपिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। Right. और कुछ रिसर्च ये भी कंट्रोल कर ये देखा गया कि 70% बच्चों को नंबर बढ़ने से रोका भी जा रहा है। परंतु ये चिंता का विषय है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एशियन पॉपुलेशन में करीब करीब 80-90% लोगों को चश्मा लग रहा है। ओके। जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है, जो हाँ, हांगकॉन्ग, अक्सर देखा गया बच्चों को भी चश्मा जल्दी लग जाता है आजकल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके पीछे का कारण सर यू से कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। सबसे बड़ी बात है स्क्रीन पेरेंट्स टाइम। अपने बच्चों को पहले ही फ़ोन पकड़ा देते हैं कि भाई तू रो मत, तू फ़ोन देख। हाँ, तो आप एक आजकल नोटिस करते होंगे, एक मदर्स का एक नया सिस्टम है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, जी। मोबाइल चलाओ, वो खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। जी। तो कुछ ऐसे हम पेरेंट्स को भी समझना है कि देखिए, अगर आप किसी पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे तो उनका कहना है कि बच्चा भूखा कब तक रहेगा, भूखा खाना मांगेगा। तो क्योंकि आजकल क्या है कि पहले मतलब सिंगल चाइल्ड नॉर्म चल रहा है, एक बच्चा के बाद दूसरा बच्चा सोचते नहीं, तो पेरेंट्स ओवर कंसर्न हो जाते हैं और आउट ऑफ दैट ओवर कंसर्न उनको लगता है बच्चा खाना खा ले किसी भी तरह। राइट। और उसको 1.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चे को मोबाइल सामने रख के कार्टून चला देते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगा दर्शकों, ये अच्छी बात नहीं है। जब आपने उस समय तो आदत डाल दी, फिर बाद में आके वही 4-5 साल की उम्र में हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये मोबाइल बहुत देखता है बच्चा। जी। 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 तो देखिए, जब आपने 1.5 साल की उम्र में आदत डाल दी, तो आदत तो आपने डाल दी है। तो उस उम्र में अगर आप उनको अवॉइड करेंगे मोबाइल की हैबिट डालना, तो डेफिनेटली मायोपिया, चश्मे का नंबर आने का चांस कम होगा। किस एज से उन्हें बच्चों को मोबाइल पकड़ाना चाहिए हाथ में? देखिए, थियोरेटिकल आंसर तो मैं कहूँगा कि टीनेज में ऐसे टीनेज शुरू होने से पहले नहीं करना चाहिए। राइट। लेकिन देखिए, अब क्या हो गया कि कोविड ने एक बहुत क्विकली डिपेंडेंसी बढ़ा दी है स्क्रीन्स के ऊपर। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों की, और क्या होता है कि पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है कि हर बच्चे को अलग अलग टैब दिला पाना मुश्किल होता है, तो मोबाइल ज़्यादा दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आके समस्या क्या है कि पहली बात तो छोटे 1-1.5 साल के बच्चों को तो मोबाइल बिल्कुल ना दे, खासकर उनको ऐसी कोई डिपेंडेंसी ना डाल दे कि हाँ भाई बच्चा आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि मोबाइल चलाओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये जो बच्चा जो ब्लैकमेल कर रहा है ना आपको, और आप हो रहे हैं, ये दोनों समस्या है। पर बच्चा ब्लैकमेल पहले नहीं करता, पहले आप उसको मौका देते, फिर बच्चा ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो रोएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, टेंट्रम्स थ्रो करेगा, मदर बड़ी जल्दी पिघल जाती है। मदर ने पिघली तो फादर पिघलेंगे, फादर नहीं तो दादी, दादा, कोई ना कोई आके नहीं कोई बात नहीं, मोबाइल दिखा के खिला दो। एक बार बच्चा बिगड़, अब उसको वो हैबिट पड़ गई है। खैर, एक ये बात रही। दूसरी बात है कि जब तक जितना हो सके छोटी स्क्रीन मोबाइल कहीं पे, ना कहीं सर बच्चा देखता भी तो अपने माता पिता को ही है। एक एडल्ट्स भी अगर उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं देख के उसी चीज़ की डिमांड करता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट लाए हैं आप जी। कि बच्चा कहता है कि तुम क्या कह रहे हो मुझे सुनने नहीं दे रहा, पर तुम क्या कर रहे हो मुझे वो दिख रहा है। सब दिख रहा है। राइट सर। ठीक है। तो यस, बच्चों के सामने जितना हो सके। देखिए, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि सारा बिजनेस, सारा जॉब वर्क है, चाहे टीचिंग है, टीचर है तो भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, पेरेंट्स भी। तो शायद अब इतना आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी
हम पेरेंट्स बच्चों को जितना पर्सनल टाइम देंगे उतना ही बच्चा इन गैजेट से दूर भागेगा, उतना ही आंखों के लिए उसके हेल्दी रहेगा। नशा करना कितना आँखों को नुकसान पहुँचाता है, और कैसे, क्या वो हाँ है या ना है कि नशे से नुकसान पहुँचता है आँखों को या नहीं पहुँचता? देखिए बिल्कुल, किसी भी तरह का नशा का मतलब है हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जी। और आंखें हमारी ब्रेन की एक्सटेंशन है। राइट। देखिए हमारी जो डायरेक्ट सेंसेस, देखना, सूंघना, कान, ये सीधा ब्रेन के हिस्से हैं। जी। ठीक है, ब्रेन से निकल के आंखों की नस आ रही है, कान की जा रही है, नाक में जा रही है। अगर हमारा ब्रेन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हमारी आंखें का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो वीक हो जाएगा। अब आमतौर पर लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन दूसरे भी होते हैं। जैसे हमारी आंखों की पलकें हैं, हम पलकें झपक रहे हैं तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। जो नशा करते हैं लोग, उनकी ब्लिंकिंग कम हो जाती है, जी। उनकी आंखों में चोट लगने का रिस्क बढ़ जाता है, हम्म, उनकी जो प्यूपिल पे असर पड़ना शुरू हो जाता है, जी। उनकी आंखों के अंदर रेटिना पे नुकसान होने का चांस होता है। कभी कभी काला मोतिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। जी। तो जहाँ तक बात है अल्कोहल, तो बेसिकली देखिए अल्कोहल का नशा है चाहे ड्रग्स का नशा है, ड्रग्स का तो नशा कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहता, आपको पता ही नहीं चलता किस तरह से आपकी बॉडी उसको लेती है। जो अल्कोहलिक भी होते हैं, अगर आप एक सीमा के अंदर ड्रिंक कर रहे हैं जिसमें कि हम आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो सोशल ड्रिंकिंग वंस इन अ व्हाइल आई शुड बी ओके। बट जो रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं, वो अपनी आंखों को बहुत खतरे में डाल रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस कितना आपके लिए सेफ है? सो वेल, कॉन्टैक्ट लेंस देखिए एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की तरह है हमारी आंखों पे। जी। एक पॉलीमर है सॉफ्ट जो आंख कॉर्ने पे रख रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस उतना सेफ है जितना आप सावधानी रख रहे हैं। अगर आपकी आंखों में कोई लाली नहीं है, चुभन नहीं है, और आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं, खासकर सोशल ओकेजन पे, मैं कहूँगा वो 99.9% सेफ है। जी। कॉन्टैक्ट लेंस से समस्या जब शुरू होती है जब या तो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं। जी। ओवर यूज़ का मतलब है कि हम 24 घंटे पहन रहे हैं, पहन के सो गए, जी। डेली पहने जा रहे हैं, 18 घंटे पहन रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चश्मे पहनने बंद कर देते हैं। ओवर यूज़ करेंगे तो समस्या होने शुरू हो आजकल जाएगी। सर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस ऐसे करके, मतलब 100 पीसेस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस किसी आई सर्जन ने रिमूव करे थे। हाँ, वो आई थिंक आपने भी देखी होगी वो वीडियो। तो सर हाँ। ये क्या है, मतलब? देखिए 100 तो शायद थोड़ा एग्जेजरेशन है, लेकिन हाँ हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं। कई बार क्या होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स हैं और साथ में उनको किसी तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जी। उनको डिप्रेशन रहता है, या वो बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, या ओसीडी है, कुछ ना कुछ उनको मेंटल एक हेल्थ इशू है, जिसकी वजह से क्या है, उन्होंने लेंस लगाया और भूल गए कि उन्होंने निकाला नहीं है, ओके। और वो भूल गए तो उन्होंने एक और लगा दिया उसके ऊपर। हालांकि कॉन्टैक्ट लेंस से पावर वाला लगाएंगे तो उसकी विजन धुंधली हो जानी चाहिए। तो वो जो वीडियो आया है, अगर उस वीडियो के हम सच्चाई के पीछे जाएँ, मैं गहराई में नहीं जान रहा है, लेकिन अगर कोई 100 कॉन्टैक्ट लेंस तो लगा नहीं सकता कोई। जी। लेकिन ये कि हाँ, ऐसे बहुत के साथ है कि एक कॉन्टैक्ट लेंस आंख में कोने पे मुड़ के उधर पड़ा है तो दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया, राइट सर। फिर कोई चला गया। हाँ, तो एक 8-10 कॉन्टैक्ट लेंस तक आंख में कैपेसिटी होती है कि वो जाके अड़ सकता है वहाँ पे, और अगर वो फंसे रहेंगे तो आंखों में समस्या पैदा करेंगे, और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि शायद लेंस गिर गया होगा, क्योंकि लेंस ना फोल्डेबल होते हैं। कभी कभी जब आप निकालने की कोशिश करते हैं तो वो फोल्ड होकर कोने पे फंस जाता है, जी। और क्योंकि सॉफ्ट होता है महसूस नहीं होता। तो ऐसे में ये ज़रूरी होता है, ध्यान रखें कि आपको अगर कॉन्टैक्ट लेंस नहीं निकल रहा है, आपको अगर जब तक कॉन्टैक्ट लेंस दिख ना जाए उसको आँख के अंदर ही मानिए। और कभी कभी ऐसा होता है, लोग हमारे पास आते हैं कि जी कॉन्टैक्ट लेंस निकल नहीं रहा आँख में, वो निकालने की कोशिश करते हैं और नखून से खुरच देते हैं पुतली कोई। होता क्या है कि वो निकालते समय कॉन्टैक्ट लेंस निकलता है लेकिन गिर जाता है, फिंगर पर नज़र नहीं आता। जी। तो अगर आपको डाउट है, अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे जांच कराएं, वो चेक कर लेंगे कॉन्टैक्ट लेंस आँख में है कि नहीं है। अगर है तो निकाल देंगे, फोर्सेप्स से 10 सेकंड का काम है। नहीं है तो आपको बता देंगे, आप सेफली 2 या 3 दिन का ब्रेक लेके अगला कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। सर मोतियाबिंद देखा जाए तो बहुत कॉमन केस हो गया आजकल, तो क्या ये सिर्फ बुजुर्गों के अंदर होता है या फिर यंग एज के अंदर भी ये मौजूद है? हाँ, देखिए कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद जैसे कहा जाता है, ये प्राइमरली ओल्ड एज जीरियाट्रिक प्रॉब्लम है, यानी कि 60 साल की उम्र के बाद मोतियाबिंद होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन कोई भी एज इम्यून नहीं है मोतियाबिंद से। कभी कभी बच्चे को कंजेनिटल कैटरैक्ट होता है, वो पैदा होता है, बच्चे को मोतियाबिंद हो सकता है, खासकर अगर मदर को प्रेगनेंसी के समय कुछ समस्याएं हुई हों, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, कुछ इन्फेक्शन होते हैं, या कोई दवाई लेनी पड़ी हो, स्टीरॉइड्स लेने पड़े, तो बच्चे को पैदा होते ही कैटरैक्ट हो सकता है। कभी कभी चोट लगने से भी मोतियाबिंद हो सकता है, जैसे आँख पे कोई बॉल लग गई, शटलकॉक लग गई खेलते हुए, या किसी का हाथ लग गया, उससे भी मोतियाबिंद बन सकता है। और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी मोतियाबिंद बन सकता है। तो ज़्यादातर मोतियाबिंद ओल्ड एज में होते हैं, लेकिन किसी भी एज में मोतियाबिंद शुरू हो सकता है।
तो सर लोग अक्सर कहते हैं कि मोतियाबिंद पक जाने के बाद आपको ऑपरेशन करना चाहिए। क्या यह सच है या एक मिथक है? ये बिल्कुल आज के इस ज़माने में मिथक है। परंतु हाँ, आज 70-80 साल पहले की अगर बात करें तो ये एक फैक्ट था। मैं हमेशा कहता हूँ नो फैक्ट इज़ एटर्नल। 70-80 साल पहले क्या था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं होती थी, मशीनें होती नहीं थी, लेंस नहीं होते थे आंखों में डालने के लिए। तो मोतियाबिंद क्या है बेसिकली दोस्त दर्शकों, मोतियाबिंद है कि हमारे आँख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है जी। जिसकी पावर करीब 18-20 होती है, और धीरे धीरे वो धुंधला होना शुरू हो जाता है, तो रोशनी रुक जाती है, आँख के अंदर जानी बंद हो जाती है। राइट। तो पहले क्या होता था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपने सुना होगा, अगर आप कोई भी एक व्यक्ति अपने 3-4 जनरेशन ऊपर जाएगा, उनके घर में आके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता था, या धर्मशालाओं में स्कूलों में कैंप लग के होता था। तो बेसिकली आँख को बेचीरा लगा के अंदर जो नेचुरल लेंस को निकाल दिया जाता था, जो सफ़ेद पड़ चुका है, उसमें टाँके लगा दिए जाते थे और पट्टी बांध दी जाती थी कि 1-1.5 महीने बाद पट्टी खोलना, दिख गया तो समझो आँख ठीक है, नहीं दिखी तो जी। वो आँख चली गई। तो उस ज़माने में बिना पके मोतियाबिंद का ऑपरेशन सोचा ही नहीं जाता था, क्योंकि जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया तो 2-3 बातें, एक तो इन्फेक्शन का खतरा है, राइट। मशीनें होती नहीं थी, टाँके लगते थे। दूसरा, जब मोतियाबिंद निकल गया तो एक तरह से आँख के अंदर 18-20 पावर का लेंस निकल गया, जी। जी। तो उसके बदले बाहर एक चश्मा लगाना पड़ता था, जो आँख के अंदर 18 पावर है तो बाहर करीब 12 पावर लगाना पड़ता था। काफी हैवी। हाँ, तो आपने देखा होगा जो परेश रावल का राइट। चश्मा है उसमें हेरा फेरी पिक्चर में, राइट। तो इतना मोटा चश्मा लगता था। जी तो सर। यस, उस जमाने में मोतिया पकने की वेट की जाती थी। जी। जैसे मैं एक जमाने में चूल्हे पे खाना बनता था, राइट। एक जमाने में घर में गोबर लिपा जाता था, जी। जी। आज भी गांव में लिपा जाता है, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी आ गई है। आज अगर गैस अवेलेबल है तो चूल्हे पे खाना क्यों बनाया जाए। ऐसे ही मोतियाबिंद में बहुत रिवॉल्यूशन हुआ है पिछले 70 सालों में। लेंस का आविष्कार हुआ है, मशीनें आई हैं, टाँके लगने बंद हो गए हैं, ठीक है, फेकोमल्सिफिकेशन आया, माइक्रो इंसिजन सर्जरी आया, और अब रोबोटिक फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, यानी कि 7-8 मिनट में सर्जरी हो जाती है, और केवल ऑपरेशन करके मोतिया नहीं निकल रहा, आपको चश्मे से भी आज़ादी मिल रही है। तो मोतियाबिंद पकने की वेट नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। इनफैक्ट मोतियाबिंद पकने के बाद ऑपरेशन करना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो सर क्या कोई दवाई या ड्रॉप मोतियाबिंद को खत्म कर? ये ऐसा क्वेश्चन है, रोज हम सैकड़ों बार सुनते हैं, हम जी। बोलते हैं जी कोई दवाई विदाउट ऑपरेशन। हाँ, हाँ कोई जी। ऐसा दवाई आज तक ना बन पाई है, अभी तक रिसर्च ने कोई दवाई प्रूव नहीं की जो कि मोतियाबिंद को खत्म कर सके या काट सके, और निकट भविष्य में ऐसी कोई दवाई आती दिख भी नहीं रही। दर्शकों, इस पे मैं बताना चाहूँगा ऐसा क्यों है। देखिए, मोतियाबिंद क्या है, हमारे आँख के अंदर एक प्रोटीन होता है लेंस के अंदर, वो प्रोटीन धीरे धीरे डीनेचर हो जाता है। राइट। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक एग है उसको बॉयल कर दे, बॉयल होने के बाद क्या वापस ठीक हो सकता है? नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। आपने एक आटे को तवे पे रख दिया और रोटी बन गई, क्या उससे आप दोबारा उसको आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो एज के साथ मोतियाबिंद हो रहा है, जो हम डेली अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोज कर रहे हैं, जो हमारे अगर इसको डायबिटीज़ है या नहीं भी है, उम्र के साथ जो हमारा प्रोटीन पुराना होते होते वो पीला पड़ने लगता है, उसमें सफ़ेद आने लगती है, उसका कलर बदल जाता है, ट्रांसपेरेंट ना होकर ट्रांसलूसेंट और फिर ओपेक हो जाता है। तो एक बार मोतियाबिंद बन चुका है तो उसको तो रिवर्स करना इम्पॉसिबल है किसी भी दवाई से। आजकल से सुनने में आता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है। इज इट ट्रू? बिल्कुल जी, 10 से 15 मिनट, मतलब जो मैं अभी एम्बीडेक्स्ट्राइटिस से कर रहा हूँ तो देखा जाए 7-8 मिनट में ही एक नॉर्मल मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव है। और अगर हम फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी करें तो 10 मिनट के अंदर अंदर एक आँख का पूरा ऑपरेशन हो सकता है। रोबोटिक सर्जरी भी आप कर रहे हैं आजकल। व्हाट इज इट इफ यू वांट टू टेल आवर व्यूअर्स? तो देखिए, रोबोटिक सर्जरी का मतलब, पहली बात तो रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है मैंग जी कि रोबोट कर रहा है। रोबोटिक सर्जरी का मतलब एक रोबोटिक प्रिसीजन वाली मशीन होती है, राइट। जो प्योरली लेज़र मशीन है। वो क्या करते हैं, हमारी आँखों में जो हमें जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना होता है तो मुख्य तौर पे 5 स्टेप होते हैं कि कॉर्ने के अंदर इंसिजन बनाना, अंदर जाके जो लेंस के जो एंटीरियर सरफेस पे होल करना, फिर मोतियाबिंद के टुकड़े करके बाहर निकालना, जी। ठीक है, और फिर अंदर लेंस फिट कर देना। तो ये जो 5 स्टेप होते हैं उनमें से पहले 3 स्टेप हम एक लेज़र से यूज़ करके करते हैं, जिसमें OCT, इमेज गाइडेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है, जो उसकी जो कटिंग पार्ट है वो 100% प्रिसीजन के साथ हो जाता है। राइट। अब इससे क्या होता है कि जो हमें सर्जन का काम क्या होता है, उन टुकड़ों को, जो मोतियाबिंद के टुकड़े भी उससे हो जाते हैं, उन टुकड़ों को एक एक करके निकालना फेकोमल्सिफिकेशन से और लेंस डालना। तो एक तरह से सर्जरी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है और उसमें सेफ्टी बढ़ जाती है, इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है उसमें आर्क्यूट एक केराटोटमी होती है कि सिलिंड्रिकल नंबर कम करना और पॉसिबल हो जाता है उसमें। क्या मोतियाबिंद एक बारी जब निकल जाता है तो उसके बाद में होने के वापस से चांसेस होते हैं? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। मोतियाबिंद का ऑपरेशन लाइफ में एक ही बार होना होता है, राइट। क्योंकि एक बार मोतियाबिंद निकल गया उसके बाद जो लेंस डलता है वो एक्रिलिक का होता है, राइट। और वो अगर सब ठीक रहता है तो पूरी, मतलब एक तरह से मरते दम तक वो आंखों में लेंस हेल्प करता है।
वो लेंस ख़राब नहीं होता। और हाँ, एक बात ज़रूर होती है कि मोतियाबिंद बनने के बाद, क्योंकि एक लेंस की नेचुरल झिल्ली होती है जिसे पोस्टीरियर कैप्सूल बोलते हैं, उसके ऊपर लेंस फिट किया जाता है। जी। जो बायोलॉजिकल झिल्ली हमारे शरीर का हिस्सा होती है, समय के साथ वो झिल्ली भी सफ़ेद होने लगती है। और अगर वो झिल्ली सफ़ेद हो रही है तो उसको हम लेज़र से साफ एक बार से उसको कटिंग करनी होती है। वो भले एक तरह से ओपीडी प्रोसीजर होता है, कटिंग का मतलब ये नहीं ब्लेड यूज़ होगा, लेज़र से उसको क्लीन कर दिया जाता है और वो एक बार ज़रूरत पड़ती है बस। सर हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने लेज़र कैज़ेक सर्जरी करवाई थी एट द एज ऑफ 33 ईयर्स एंड एट द टाइम राइट नाउ ही इज़ 48, सो आफ्टर 15 ईयर्स अगेन वो डेवलपमेंट धुंधला दिखना चालू हो गया है। तो ये कैसे, मतलब इवन आफ्टर सर्जरी इट्स हैपनिंग, इसका रीज़न क्या हो सकता है? हाँ, देखिए ये सवाल लोगों के मन में आता है। जैसे आपने बताया 33 की एज में लेज़िक हुआ जी। और अब 48 की एज है, राइट। तो संभावना क्या क्या हो सकती हैं? पहली बात तो हो सकता है नंबर दोबारा आना शुरू हो गया हो। जी। और ये फैक्ट है, लोग पूछते हैं जी एक बार लेज़िक हो गया तो नंबर दोबारा आ सकता है? जी हाँ, कुछ सेलेक्ट लोगों में आ सकता है, जी। सबका नहीं, परंतु में भी 5% लोग ऐसे हो सकते हैं, ये मान लीजिए 10% हो सकते हैं जिनको दोबारा समय के साथ नंबर आ सकता है। जी। दूसरी बात, 48 की उम्र में एक नज़दीक का चश्मा आना शुरू हो जाता है, प्रेस्बायोपिक लेंसेज, तो चश्मा पहनना पड़ता है नज़दीक का देखने के लिए। जी। दूर का नंबर भी दोबारा आ सकता है, लेकिन एक और संभावना है कि शायद उनके मोतियाबिंद ना बन रहा हो। राइट। क्योंकि अगर आपने लेज़िक करके चश्मा हटा भी लिया तो कैटरेक्ट तो बन ही सकता है भविष्य में। जी। और ये भी जानना होगा क्या उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या और कोई ऐसी संभावना तो नहीं है जिसकी वजह से उनकी नसों या पर्दों पे कोई असर आ रहा हो। जी। क्योंकि देखिए आँख एक पूरा ऑर्गन है जिसके बहुत सारे हिस्से हैं। एक हिस्से का अगर ऑपरेशन हो भी जाता है, बाकी दूसरे हिस्से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं समय के साथ, अगर जी। किस्मत में लिखा हुआ है या कुछ ऐसी शरीर में बीमारियां हैं जिसकी वजह से ऐसा संभावना होती है। जी, तो सर इसके अंदर क्या वापस से ऑपरेशन कराना, आप क्या वो रिकमेंड करेंगे? हाँ, देखिए क्या होता है कि अगर सपोज चश्मे का नंबर हटाया था और जी। नंबर दोबारा मायोपिया आ गया है, जी। तो ऐसे में दोबारा टेस्ट किया जाता है, पेंटाकेम टेस्ट होता है। अगर कॉर्निया का पेंटाकेम टेस्ट नॉर्मल है जी। और नंबर उस रेंज में कि लेजर से दोबारा हटाया जा सकता है, तो दोबारा लेजिक करना भी संभव है, हो सकता है, हो सकता इट्स है। पॉसिबल। यस यस। Z8 क्लियर, ये आजकल बहुत पॉपुलर है टर्म, क्या आप बताना चाहेंगे ये क्या है Z8 क्लियर? हाँ, देखिए बैंक जी, क्या है कि जब चश्मा हटाने की बात आती है तो हम बोलते हैं लेज़र स्पेक्स रिमूवल। जैसे आपने लेजिक के बारे में सवाल पूछा, जी। तो लेजिक एक खास तरीका होता है, एक खास लेज़र को डाल के चश्मा हटाने का। जैसे एक्जाइमर लेज़र होता है, जी। तो उसको अगर हम अप्लाई करके चश्मा हटाते हैं तो उसको बोलते हैं लेजिक, एक फ्लैप उठाने के बाद। राइट। तो अगर मैं पूरी क्लियरली समझाना चाहूँ तो दो तरह के लेज़र होते हैं जो चश्मा हटाने में इस्तेमाल होते हैं। एक होता है एक्जाइमर लेज़र, जी। ठीक है, और दूसरा होता है फेमटो लेज़र। राइट। अब एक्जाइमर लेज़र क्या करता है, दो तरह से चश्मा हटाता है। एक तो सरफेस पे, हमारी पुतली पे सीधा लेज़र लगाया, जिसे आजकल टचलेस लेजिक बोलते हैं या सरफेस एब्लेशन, एपिकंटूरा। उसमें क्या था, सीधा ऊपर से एक्जाइमर लेज़र से चश्मा हट जाता है, फ्लैप भी नहीं बनता। जी। लेकिन उसमें 2-3 दिन दर्द रहता है, थोड़ा इरिटेशन रहती है और थोड़ा स्लो रिकवरी होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी का पेंटागम नॉर्मल है तो उसको फ्लैप बना के लेजिक किया जाता रहा है। तो फ्लैप बनाया जाता है फेमटो लेज़र से, और नंबर हटाने के लिए अगेन एक्जाइमर लेज़र यूज़ करते हैं जिसमें पॉलिशिंग हो जाती है, नंबर हट जाता है। जी। लेकिन क्या होता है, जब फ्लैप बनता है तो एक समस्या क्या आती है कि आंखों में ड्राइनेस होने की चांस बढ़ जाते हैं। तो जब ड्राइनेस बढ़ रही है तो उसकी समस्या का समाधान के लिए ये Z8 क्लियर टेक्नोलॉजी आई है, जो बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। इसमें ना तो फ्लैप बनेगा, ना सरफेस पे एब्लेशन होगा, तो पेन भी नहीं होगा। जी। आप अगले दिन से कंफर्टेबल हो जाते हैं, आंखों में ड्राइनेस भी नहीं आती, 10 मिनट में प्रोसीजर पूरा हो जाता है। तो एक तरह से बिना फ्लैप के, बिना कट लगे, बिना दर्द के आपका चश्मा हट जाता है। तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ड्राइनेस के चांस कम हो जाते हैं। आजकल जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को ना आई इचनेस होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे करेंगे, मलते हैं और फिर उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। वाई डज इट हैपन? देखिए हमारी आंखें बेसिकली, अगर आप देखेंगे, अगर हम पलकें खुली हुई आंखों में, तो आँख के अंदर ना एक म्यूकस फिल्म होती है जिसमें कि आंसू बनते हैं, आंसू के साथ लार बनती है। राइट। तो क्या है कि ये स्टिक की सरफेस होता है, जैसे हमारी नाक है स्टिक की, हमारी टंग स्टिक की है। जी। जब पॉल्यूशन में हम घूम रहे हैं, हमारी आंखें खुली है, तो पॉल्यूशन, जो हवा में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो पॉल्यूशन है, चाहे सल्फर बेस्ड पॉल्यूशन है, कार्बन बेस्ड है, वो हमारी आंखों में टीयर फिल्म में चिपक जाता है। जी। अब हमारी आंखों का एक बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, जब भी कोई चीज़ आती है, चाहे आंख में आए चाहे नाक में आए, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी बहुत पॉल्यूशन से बाहर ड्राइव करके आते हैं, 2 व्हीलर चला के आते हैं, तो अगर आप बलगम थूकते हो, काला रंग, ग्रे या काला हो जाता है, जी। ठीक है। तो ऐसे हमारी आंखों में जो पॉल्यूशन जाता है उसको भी आंख रिमूव करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी आंख का सिस्टम इस तरह का है कि उसमें लार जो बलगम बनती है बहुत कम बनती है। जी। तो ऐसे में अगर नॉर्मल आंखें तो उसको
मेंटेन करती रहती है कि आंसू बनेंगे और पॉल्यूशन निकलता रहेगा। किसी किसी की आंखें अगर सेंसिटिव है तो क्या होगा, डस्ट जो सेटल होगी, पॉल्यूशन सेटल होगा, तो वहीं रमा रह जाता है, और फिर हमारा ब्लड में से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या एक तरह से मास्ट सेल्स हैं जो केमिकल रिलीज़ करते हैं, वो केमिकल रिलीज़ करने से आंखों में खुजली, लाली, जलन, पानी आना, सूजन ये पैदा कर देते हैं। जैसे अगर आप वही डस्ट नाक में जा रही है तो कई लोगों को छींकें आने शुरू हो जाती है, राइट। ठीक है। तो उसी प्रकार जब वो डस्ट आंखों में जाती है तो आंखें भी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे नाक में छींक आती है, गले में पानी, खांसी आता है, आंख में से पानी, पानी लाली, जलन, खुजली ये जी आती है। सब प्रदूषण से होने वाली आंखों की एलर्जी, इसका मुख्य लक्षण क्या है? हाँ, देखिए अच्छा सवाल है। अगर आपकी आंखों में लगातार पॉल्यूशन जा रहा है और आपकी आंखें अगर उसको मैनेज नहीं कर पा रही, एक समय तक तो मैनेज करती हैं, तो जो लक्षण आएंगे आपको होगा आंखों में लाली होना, लाली के साथ खुजली होना और पानी टपकने लगना आंखों से। इसके अलावा कभी कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो पलकें सूजना भी शुरू हो जाती है और कीचड़ भी आना शुरू हो जाता है। तो ये वो लक्षण है जिसमें जो एलर्जी के ज़्यादातर लोगों में होते हैं। लेकिन अगर ड्राइनेस ज़्यादा आंखों में, तो उसमें पानी आने के बजाय ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है और धुंधलापन भी आना शुरू हो जाता है। तो मैं मुख्य तौर पे 5 लक्षण है पॉल्यूशन के: लाली, खुजली, पानी आना, सूजन आना और धुंधलापन होना। सर बाहर निकलते समय कैसे आप अपने आईज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए पॉल्यूशन के अगर जैसे कंटेक्स में बात करें, दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं तो पॉल्यूशन तो है ही। सबसे बड़ी बात, आंखों पे गॉगल्स पहने, वो भी प्रोटेक्टिव गॉगल्स, जो रैप अराउंड गॉगल्स होते हैं ना। जी जी जी, बड़े पूरा गॉगल्स। रबड़ के साथ में, वो जो आप स्विमिंग करते हुए पहनते हैं उस नहीं, हिसाब से? रबड़ वाला तो नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, आंख पे प्रेशर पड़ना शुरू होता है। लेकिन Right. रैप अराउंड जो आपने देखते हैं स्पोर्ट्स में नहीं पहनते हैं, जैसे जो हमारे क्रिकेटर्स पहनते हैं रनिंग के टाइम, हाँ, रनिंग के टाइम पहनते हैं, राइट राइट तो वो पहनते ताकि हवा सीधी आंखों पे ना जाए और हवा के साथ पॉल्यूशन आंखों में ना जाए। जी दूसरी बात कि आंखों को अगर आपकी लक्षण आ रहे हैं पॉल्यूशन से जुड़े, जैसे लाली, खुजली, तो समय समय पे आप अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ आपके लिए मजबूरी है तो ताज़े पानी से आंखों को धो लिया करें। दूसरी बात, हाइड्रेशन अच्छी रखें, उचित मात्रा में पानी पीते रहेंगे, क्योंकि हमारे जब आंसू बनते हैं, अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो डेफिनेटली आंसू पर फर्क पड़ेगा। जी तो समय समय पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। इसके अलावा जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है उनको स्पेशली आंखों में कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या कुछ एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स हैं वो साथ रखनी चाहिए, क्योंकि जैसी एलर्जी शुरू होगी आंखों में लाली खुजली आएगी तो उसी समय डाल लें। जी जी इसके अलावा आपको रखना है कि भाई जिनको ज़्यादा एलर्जी रहती है तो इंडोर ज़्यादा रहें, आउटडोर एक्टिविटीज़ अननेसेसरी ना करें। इंडोर रहते हुए आप एक ह्यूमिडिफायर यूज़ करें जी, और एयर प्योरीफायर यूज़ करें बोथ साइड बाय साइड। साइड बाय साइड। देखिए ये बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं जी और ये भूल जाते हैं कि एयर प्योरीफायर से भी ह्यूमिडिटी कम होती है। ओके राइट सर। और लो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि डिहाइड्रेशन होना आंखों में। जी तो एयर प्योरीफायर के साथ साथ एक ह्यूमिडिफायर भी यूज़ करना चाहिए। राइट, दैट्स न्यू सर, ऐसा अक्सर लोगों को पता नहीं होगा कि दोनों को साथ में यूज करना है। यस सो डोंट जस्ट बाय एयर प्यूरिफायर्स, बाय ह्यूमिडिफायर आल्सो यस यस। फॉर योर होम्स। लोग हीटर चला रहे हैं आजकल, हीटर से भी क्या होता है कि पानी के ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, राइट। तो उसमें भी चलाना चाहिए। तो ह्यूमिडिफायर केवल बारिशों के सीज़न के अलावा, और इवन बारिशों के सीज़न में अगर आप एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में, तो आप देखते हैं बाहर जो पानी टपक रहा होता है एसी का, वो भी आपके रूम से आ रहा होता है और हमारी नाक आँख से वो पानी हवा में जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ह्यूमिडिफायर होना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आपको आँखों में जलन खुजली रहती है और साथ साथ आपका गला सूखा रहता है, नाक सूखी रहती है, आपको लगता है कि गले में खराश रह रही है, तो ह्यूमिडिफायर यूज़ करने से आपको बहुत सारी, जैसे ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ऐसे उनके लक्षण भी कम होने शुरू हो सकते हैं। सर फूड्स के अंदर कौन से ऐसे फूड हैं, लेट्स से टॉप 10 फूड्स और टॉप 5 फूड्स कौन से हैं जो आपको आपकी आईसाइट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए? देखिए अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात, विटामिन ए रिच फूड, जैसे कैरेट हो गया, राइट। ठीक है, पालक हो गया, हरी सब्जियां हैं, और साथ में एग अच्छा, जो एग खा सकते हैं उनके लिए अच्छा है, मिल्क अच्छा है, ओमेगा 3 या जो कॉड लीवर ऑयल होता है उसमें बहुत विटामिन होता है, जो फिश खाते हैं उनके लिए ये उसमें पर्याप्त मात्रा में आ जाता है। इसके अलावा तो विटामिन सी, जी विटामिन सी की जो डाइट्स होती हैं, जैसे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मौसम्बी है, संतरा है, नींबू है, आंवला है, ये सब आंखों के लिए बहुत अच्छे फूड माने जाते हैं। जी फिर होता है कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स में जिसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जी ठीक है, फाइटिन्स होते हैं, तो पालक, बथुआ, मेथी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आंखों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जी फिर विटामिन ई, तो उसके लिए हमारे नट्स होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, इसमें अंदर, और फ्लैक्सीड ऑयल, इन सब में हमारे लिए विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जी और इसके अलावा प्रोटीन्स की बात करते हैं तो मिल्क
हो गया, एग हो गया, और मैं कहूँगा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले। और सबसे बड़ी बात, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं भूल जाते हैं पानी। राइट सर। पानी इज़ ऑल्सो ए गुड न्यूट्रिशन फॉर आइज़। जितनी हाइड्रेशन रहेगा वो आँखों के लिए अच्छा रहेगा। आईज को क्लीन करना है तो लोग कैसे क्लीन कर सकते हैं अपनी आई साइट को? हाँ, देखिए पहली बात तो एक बहुत लोगों के सवाल, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आंखों में पानी डालने नहीं चाहिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हर घंटे 2 घंटे में पानी डालते रहो। राइट। तो देखिए संतुलन एक शब्द है जो हमें याद रखना है। दिन में सुबह और रात को एक बार आंखों को ताज़े पानी से ज़रूर धोएं। मैं सलाह दूंगा कि साफ़ हाथों से और पीने वाला पानी आंख में डालें। लेकिन अगर आपका टैप वाटर क्लीन आ रहा है तो उससे भी आंखों को धो सकते हैं, अगर आंखों में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग जो बार बार आंख धोते हैं वो गलत है। क्यों गलत है? कि हमारी जो आंखों में आंसू है ना बहन जी, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, तेल, पानी और लार। राइट सर। आपने पानी से आके धोई तो पानी तो कोई बात नहीं, रिप्लेस हो गया, लेकिन तेल और लार बह गया, ग्रीसीनेस वो जो है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है। जी। जैसे आपने नोटिस करेंगे, अगर आप कुल्ला करेंगे बार बार तो मुंह सूखता है या गीला होता है? सूख जाता है सर। तो ये आयरनी है, पैराडॉक्स है। बिल्कुल सर। राइट। क्यों होता है? क्योंकि जब आप बार बार कुल्ला कर रहे हैं, जो थूक बन रहा है, म्यूकस जी। जो चिकनाई दे रहा है, नेचुरल लुब्रिकेशन खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा तो बार बार आंखों को नहीं धोना है। जी जी जी। दिन में सुबह शाम एक जरूर धो, जैसे सुबह उठ के एक बार धो ले, क्योंकि रात भर का जो म्यूकस जमा है वो निकल जाएगा। जी। रात को सोते से पहले इसलिए धोए कि जो पॉल्यूशन का असर है वो निकल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कभी आप बाहर घूम रहे हैं, अचानक आंख में कुछ गिर जाए तो जरूर आंखों को धोना चाहिए साफ पानी से। जी सर। पॉल्यूशन जा रहा है तो जरूर धोना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है कि आंखों को धोना अच्छा है तो बार बार धोते जाओ, तो ये गलत है। वो नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि कई लोग सुबह उठते ही एकदम से मोबाइल सामने रख देते हैं और रात में सोने से पहले मोबाइल देखेंगे फिर सोएंगे। तो क्या इसका कोई टाइम पीरियड है कि सुबह उठने से पहले आपको 15 मिनट बिल्कुल भी कुछ नहीं देखना और रात, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने ना एक्चुअली आपके सवाल में आपका जवाब भी छुपा हुआ है। जी जी। कि आपने बोला कि 15-20 मिनट नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। राइट। आप सुबह उठते ही एक्सरसाइज एकदम शुरू कर दोगे तो क्या होगा? लचका आ जाएगा। लचका आएगा। आप जिम जाते हैं तो पहले बोलते हैं वार्म अप करिए। जी जी। जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं वो जब खेलने से पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं। राइट। हमारी आंखों को भी वार्म अप होना होता है। जी। क्या होता है, आप सुबह सुबह उठे, अब पल के बंद थी लगातार, अंदर म्यूकस इकट्ठा हुआ था, कॉर्निया ड्राई था, जो हमारा जो क्या नाम है, सैलिनिटी होती है, ठीक है ना, जो नमक का जो कंटेंट है वो हाइपरटोनिक, आंसू हाइपरटोनिक हो जाते हैं आइसोटोनिक से। तो सुबह उठने के बाद आप जब ब्रश कर रहे हैं, बिल्कुल उठते ही मोबाइल नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं उठाना। आपने अगर उठते ही, जो भी व्यक्ति सबसे पहले मोबाइल उठाएगा उसने अपनी आंखों पे उठते ही टॉर्चर कर दिया। जी। जैसे अगर आप सुबह उठते ही कोई भी क्या, अगर आप उठते इमीडिएटली एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी होती। जी। थोड़ा चलिए, फिरिए, बॉडी को वार्म अप होने दीजिए, फिर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ऐसी आंखों के लिए होता है। तो उठने के बाद आप जब फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, आंखों में पानी डालते हैं, उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट दीजिए आंखों को नॉर्मल होने के लिए। पलकें बार बार झपकेंगी तो म्यूकस क्रिएट होगा, तेल पलकों से निकल के आएगा, आंसू, आपके आंसू परफेक्ट हो जाएंगे, कॉर्निया की हाइड्रेशन नॉर्मल हो जाएगी आंखों को इस्तेमाल करने के लिए। जो इस नियम को फॉलो करते हैं, ये बात कही मैंने सुबह के लिए, तो इस नियम को फॉलो करने से आपकी आंखों का स्वास्थ्य बना रहेगा और शाम तक के लिए, वो रात तक के लिए तैयार हो जाएंगी। दूसरी बात, सोने से पहले भी आपको आधा घंटे पहले मोबाइल छोड़ देना चाहिए। अब जाहिर तौर पे आप पूछेंगे क्यों? जी जी। हम सोने जा रहे हैं मेरे दोस्त, थके हुए, हम पूरे दिन आंखें भी काम कर चुकी हैं जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चलते चलते ट्रेडमिल के ऊपर सोने की कोशिश करो, पैरों को आराम नहीं मिलेगा। तो रात को आंखें थकी हुई, जब आप सोने जा रहे हैं, सोने जा इसलिए रहे हैं कि थकी हुई हैं, थकी आंखों से आप लेट गए, पैरों को आराम मिल रहा है, दिमाग को आराम मिल रहा है, और आपने खोल लिया इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, तो आप लगातार थकी आंखों से रील लग गए और अब आप मोबाइल ने आपका ध्यान खींच लिया है। पलकें झपक नहीं रही होंगी, आंसू सूखते जा रहे होंगे, आंखों में खुजली बढ़ती जाएगी, थकी हुई आंखें से आप सोएंगे, सुबह तक आंखें फ्रेश होंगी नहीं। तो नेक्स्ट डे आपका हम थोड़ा समस्या में जाएगा, भारीपन, चुभन, जलन ज़्यादा होती रहेगी। तो एक ये इसे गुरु मंत्र मान लीजिए, सुबह उठने के बाद आधे घंटे के लिए और रात को सोने से पहले आधे घंटे के लिए अगर आप मोबाइल नहीं उठाएंगे तो अपनी आंखों के ऊपर बहुत बड़ा आपने एहसान कर दिया। हम अपनी बॉडी को हेल्दी करने के लिए वर्कआउट करते हैं, डंबल्स हो गए, बेंच प्रेस हो गया, ये सब हम करते हैं, चेस्ट की अलग है, बैक की अलग है, ये सब है। आइज़ के लिए क्या वर्कआउट है? देखिए, आइज़ के लिए अगर वर्कआउट की जहाँ तक बात है तो आंखों को व्यायाम की ज़रूरत नहीं है जी। आंखें ओवर यूज़ हो रही हैं। ओके। देखिए, मैं आप जैसे आप जिम जा रहे हैं, मान लो कोई भी व्यक्ति जिम जा रहा है जी, ठीक है, उसको जिम जाना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं या आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं 5 किलोमीटर, लेकिन अगर आपका काम ही ऐसा है कि सुबह उठ के आपको पैदल चलना है 20 किलोमीटर, तो सुबह ट्रेडमिल पे आप 5 किलोमीटर भागेंगे? नो सर।
course. ठीक है, तो आपकी आंखें सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम कर रही हैं। जी। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपनी बुक्स देख रहे हैं, अकाउंट्स कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो आंखें तो लगातार काम कर रही हैं। फोकसिंग मसल्स लगातार काम कर रही है, मूवमेंट हो रही है। तो आंखों को थोड़ा आराम देना है, व्यायाम कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ परिस्थितियों में एक्सरसाइज की जाती है। जैसे किसी को स्क्विंट है, राइट। भैंगापन है, उनके लिए एक्सरसाइज हम सलाह दी जाती है। जी। कभी कभी किसी की आंखों में प्लस नंबर है और वो चश्मा आंखें एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो हम उनको अकोमोडेशन वाली एक्सरसाइज सलाह देते हैं। तो आंखों की एक्सरसाइज कुछ खास सिचुएशन में ही सलाह दी जाती है। ओके। रेगुलर आंखों की एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ योगा के रूप में जो बोले जाते हैं कि आंखों की मूवमेंट करिए, जी। तो वो कर सकते हैं आंखों की मूवमेंट। लेकिन स्पेसिफिक को ऐसा व्यायाम नहीं कि आप सोचेंगे मैं व्यायाम करूंगा मेरी आंखें स्ट्रांग हो जाएंगी। जी। आवर आईज आर बीइंग यूज्ड एंड ओवर यूज्ड, दे नीड रेस्ट एंड योर अटेंशन टू टेक केयर ऑफ योर आइज। बाकी आंखों की मूवमेंट जो हम कहते हैं राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सर्कल, वो आप कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, इट इज़ सिंपली आई वुड से योगा। राइट। एक तरह से योगा हुआ, जैसे योगा और एक्सरसाइज में फ़र्क है, जी 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 जी। तो वो आंखों का योगा है। सर अक्सर कहा जाता है कि जब आप सनलाइट में देखेंगे तो आपको कुछ ना ब्लैक स्पॉट्स देखते हैं। हाँ, नॉर्मल हर किसी को ही देखते हैं। अक्सर लोगों को लगता है ये कहीं बीमारी तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, व्हाट इज़ इट? जो आप पूछना चाह रहे हैं वो है फ्लोटर्स। क्या होता है, हमारी आंख के अंदर एक कैविटी होती है, पूरी विट्रस कैविटी, जिसमें जेल रहता है। जी। वो जेल के अंदर कुछ ऑप्टिकल ओपेसिटीज बन जाती हैं। जैसे मैं कहूँगा दूध के अंदर मलाई है, दूध भी सफ़ेद है, मलाई भी सफ़ेद है, लेकिन महसूस हो जाती है। राइट सर। तो ऐसे हमारी जेल है, जेल गाढ़ी होती है, उसके अंदर कुछ लिक्विड स्पॉट्स बन जाते हैं। जी। और जब आप किसी प्लेन बैकग्राउंड को देखते हैं, जैसे प्लेन आसमान को देखेंगे या सन की तरफ देखेंगे या घर में प्लेन दीवार को देखेंगे, कुछ आपको स्पॉट्स हिलते तैरते दिखाई देंगे, कभी धागा से दिखाई देता है, स्पॉट से दिखाई देता है। राइट सर। तो ये नॉर्मल हमारी आंखों का अंदर एक हिस्सा है जी। जो हमारी आंखों पे, रेटिना पे उसकी शैडो आने से दिखता है। जी। ये साधारण तौर पे छोटा मोटा सभी को दिखता है, लेकिन किसी किसी की आंखों में फ्लोटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी। जी। वो अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें चेक करना है कि रेटिना में कोई होल या क्रैक तो नहीं हो रहा। ओके। क्योंकि कभी जो विट्रस, जो मैंने जेल बोला जिसे विट्रस जेली बोलते हैं, वो कभी कभी लूज होकर हिलने लग जाती है। जी। उस समय पे वो रेटिना पे खिंचाव डाल के क्रैक, होल या पर्दे को उखाड़ सकती है। तो उसके लिए वो चेक होना चाहिए। यदि आपके फ्लोटर्स का पैटर्न बदल गया है, संख्या बदल गई है, तो उनकी एक जांच जरूरी है, ताकि अगर रेटिना पे कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको समय रहते लेजर करने से, एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत आने से रोका जा सकता है। सर जैसे इंसान को कोल्ड होता है या फीवर होता है तो उसे पता लग जाता है, मतलब उसका तापमान बढ़ने लगता है तो पता लग जाता है कि फीवर हो गया, या कोल्ड के लिए रनिंग नोज हो जाती है, पता लग जाता है। ऐसे आइज़ की प्रॉब्लम को अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो पता लगाएं कि नहीं अब इनको प्रॉब्लम चालू हो गई है, अब डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए? हाँ, डेट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, आंखों में कुछ लक्षण ऐसे जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। पहली बात, आपकी जो भी विज़न है वो सामान्य से नीचे होने लगे, किसी भी तरह का। जी। आपको लगता है कि मुझे लगता है कि ये बल्ब पहले कल अचानक वोल्टेज ज़्यादा थी, कम दिखने लगी है। राइट। आपको लगता है कि अचानक कि पहले मुझे दिन में और रात में अच्छा दिखता था, अब दिन में दिक्कत होने लगी है, रात शाम को ठीक दिख रहा है, या उल्टा होता है कि दिन में अच्छा दिख रहा है, शाम को कम दिखने लगा है। जी। तो विज़न रिलेटेड इश्यूज़ है, राइट। तुरंत आंखों की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ आंखों में लक्षण ऐसे होते हैं जो कि चश्मे का नंबर को इंडिकेट करते हैं। खासकर छोटे बच्चों की बात करें जी। तो अगर पेरेंट्स को दिख रहा है बच्चे की आंखों में भैंगा बना रहा है, आंखों में एंगल चेंज हो रहा है, आंखों की जांच होनी चाहिए। अगर कोई आंख छोटी बड़ी दिखने लगे तो भी चेक होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि बच्चा जैसे टीवी के नज़दीक जा रहा है बार बार देखने के लिए दूर से, ये भी लक्षण हो सकता है जो आंखों में चश्मे का नंबर आने का हो। कुछ बीमारी ऐसी होती है मैंग जी जिसका कोई लक्षण ही नहीं होता, और हम एज ए आई स्पेशलिस्ट मेरे लिए वो चिंता की बात होती है। सबसे बड़ी बीमारी उसमें एक काला मोतिया है, यानी ग्लोकोमा। राइट। कोई लक्षण नहीं होता। जब तक पेशेंट को लक्षण आने शुरू होते हैं, जब तक 70% तक 80% तक डैमेज हो चुका होता है, जो इरिवर्सिबल है, रोशनी वापस नहीं लाई जा सकती। ओके। इन एनी केस इवन एट द सर्जरी मतलब वो नहीं हो सकता? ग्लोकोमा में जो विजन चली जाती है वापस नहीं लाई जा सकती। ओके। ऐसी एक बीमारी है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जिनको शुगर है, जी। तो आपके माध्यम से मैं सलाह देना चाहूँगा, जिनको भी डायबिटीज़ है, हर साल अपनी आंखों की एक जांच एक बार जरूर कराएं। और जांच होती है पुतली फुला के अंदर रेटिना चेकअप होना चाहिए जी। आई स्पेशलिस्ट से। ये नहीं किसी ऑप्टिकल पे जाकर विजन चेक करा ले, मेरी विजन ठीक है तो मैं ठीक हूँ, ये नहीं। प्रॉपर डायलेटेड रेटिना चेक होना चाहिए। इन दो बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे देश में तेज़ी से फैल रही हैं, हर जगह फैल रही हैं। और जब तक पेशेंट को महसूस होता है कि कुछ है मैं दिखाऊं, जब तक 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। काला मोती में तो बिल्कुल वापस नहीं लाया जा सकता। इवन डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी कुछ लोगों की विज़न को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन सबकी विज़न को रिकवर नहीं कर सकते।
सर आई ट्रांसप्लांट जैसी भी एक कोई चीज़ होती है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, क्या इज इट हैपनिंग इन इंडिया और हाँ, सो आई एम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन, हमारे हॉस्पिटल में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है। ओके सो बेसिकली क्या, हमारे आँख की जो पुतली, आँख पे जो ब्लैक पार्ट देख रहे हैं गोल, राइट इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, कॉर्निया बोलते हैं जिसे। जी तो हमारे देश में कॉर्निया ब्लाइंडनेस बहुत बड़ी एक समस्या है, खासकर लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे। जी आँख में मक्खी बैठती है, आँखें चोट लग जाती, कुछ भी होता है, हमारी पुतली सफ़ेद होने लगती है। तो इस पुतली को बदल के ट्रांसप्लांट करके रोशनी दी जा सकती है लोगों को वापस। और ऐसे बहुत सारे हैं जिसलिए जो है, इसलिए बोलते हैं नेत्रदान महादान। तो जो आँखें लोग डोनेट करते हैं मरने के बाद, उस कॉर्निया को निकाल के आई बैंक उसको एक तरह से प्रोसेस करके वो कॉर्निया सर्जन को देता है, और हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी बिल्कुल जो ब्लाइंड थे उनको रोशनी दे चुके हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं एज ए आई स्पेशलिस्ट तो सलाह देना चाहूँगा कि अपनी आँखों का ख्याल रखें। बदलते ज़माने के साथ, स्क्रीन यूज़ के ज़माने के साथ, हमारे शरीर का हर ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आँखें की जो आँखों पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। और मैं अभी भी देखता हूँ, मुझे दुख होता है जब लोग देखते हैं कि हम देखते हैं कि लोग आँखों के प्रति बहुत लापरवाही है। एक कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग सोचते हैं मुझे सही दिख रहा है, और उसको मतलब ये मान लेते हैं कि मैं ठीक हूँ, उसका मतलब। तो दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, कुछ बीमारियाँ शरीर में ऐसी होती हैं जो जब तक लक्षण देती हैं वो बहुत नुकसान कर चुकी होती है। जैसे आपने कैंसर को सुना होगा, किसी को भी कैंसर होता है कि जी अरे पड़ोस में था, उसको पता लगा कैंसर है, स्टेज 3 में था, और आप 2 दिन पहले देखा था ठीक था वो। तो जैसे कैंसर होता है, ऐसी डायबिटीज़ होती है शरीर में, बस बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जब तक लक्षण आते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। तो आँखों में कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके लक्षण नहीं होते, जब तक लक्षण आते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे मैंने बताया, एक तो ग्लोकोमा यानी काला मोतियाबिंद, दूसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि जिनको डायबिटीज़ है उससे आँखों में जो रेटिना ख़राब होने लगना। ये 2 बीमारियाँ मुख्य तौर पे एक चिंता का विषय होती है। होने को और बीमारियाँ हैं, कभी कभी बच्चों की आँखों में कैंसर भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर साल 2 घंटे अपनी आँखों के लिए ज़रूर निकालें, एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, और दवाई डाल के आँखों की जाँच ज़रूर कराएँ। व्यूअर्स आप तक कैसे पहुंच सके, मतलब टू चेक देयर आईज एंड ऑल, मतलब वो कैसे आपको रीच आउट कर सकें? तो देखिए, हमारा श्रेय सेंटर हॉस्पिटल है, उसका अपॉइंटमेंट लाइन है 9650772223। इस नंबर पे फ़ोन करके ये अपॉइंटमेंट लाइन है, आप कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आ सकते हैं। और अगर आपको एक हमारे सोशल मीडिया पे चैनल भी, हमारे श्रेय सेंटर का यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप उसे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जिस पे हमारी रेगुलर जो आँखों से जुड़ी जो नॉलेज है, केयर की टिप्स हैं, आई केयर टिप्स, सब उस पे हम शेयर करते रहते हैं। इस तरह से आप हम तक पहुंच सकते हैं और जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। हमारा श्रेय सेंटर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुलता है, और 7 दिन खुलता है। संडे को खुलता है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, और बाकी मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक होता है। वॉक इन पेशेंट भी ले जाते हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम रहती है। आप सुबह 9 के बाद शाम को 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं, वॉक इन आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो मैंने नंबर शेयर कर दिया आपको, 9650772223। आज की बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन सोच यहीं नहीं रुकनी चाहिए। इसी तरीके के पॉडकास्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप CCN डिजिटल 24/7 चैनल नंबर 310 पे हर सैटरडे शाम 7 बजे हमारे नए पॉडकास्ट नए गेस्ट के साथ में देख सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है CCN डिजिटल 24/7 के नाम से, जो कि सेम नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर मौजूद है। आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम न्यूज़ के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी उधर शेयर करते हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब और फॉलो अस। थैंक यू। So to be part of our podcast, you can WhatsApp us on our number 8588878175। और ये पॉडकास्ट हर शनिवार शाम 7 बजे CCN डिजिटल 24/7 चैनल नंबर 310 पे दिखाया जाएगा, and on Monday it will be released on YouTube. So do subscribe our YouTube channel also. It is in the name of CCN Digital 24/7.